Hello everyone, this is Sudesh Sahu, your biology mentor, and today we are providing a new video for CSIR नेट एग्जाम। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, बहुत दिनों बाद मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं और आज हम आपको ऐसा वीडियो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम पूरे डिस्कशन करेंगे अबाउट दी CSIR नेट एग्जाम, कैसे इसको क्वालिफाई किया जाए और क्या क्या स्ट्रेटेजीज है जिससे मैंने CSIR नेट एग्जाम क्वालिफाई किया। तो हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे जो सेट एग्जाम के रिजल्ट के उम्मीद में मायूस बैठे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा बेटा कि अभी छोड़ो सेट को और हर 6 महीने के बाद में जो एग्जाम के रिजल्ट्स आ रहे हैं उनमें फोकस करो। यदि आप सेट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पोटेंशियल रखते हैं, मतलब आप नेट एग्जाम को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको क्वालिफाई करना है। तो चलिए, मेरे चैनल में जो भी बच्चे नए हैं वो मेरे बारे में जान ले बेटा। आई एम सुदेश साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, दुर्ग साइंस कॉलेज, एंड आई एम 6 टाइम CSIR नेट क्वालिफाइड। तो यदि आपको बायोलॉजी के किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हम हर एक वीडियो कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल फ्री में। तो चलिए, आज का वीडियो टाइम नहीं लगाते और स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम बात करने वाले हैं CSIR नेट एग्जाम के डिटेल्स के बारे में, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अबाउट द सिलेबस, मार्क्स, आपकी कैटेगरी क्या है उसके हिसाब से कितने मार्क्स आपको ऑब्टेन करने पड़ेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आपके CSIR नेट एग्जाम में बेटा ये मेरी स्ट्रैटेजी, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मेरे बच्चे ये जान लें कि एक्चुअल में इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की स्ट्रैटेजी क्या होती है। ठीक है, कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं, नहीं शॉर्टकट्स तो नहीं होंगे, बट हाँ इतना मैं बता दूं कि इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका माइंड एकदम माइंड ब्लोइंग ब्लास्ट क्लियर हो जाएगा और आप समझ जाएंगे कि CSIR नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक छोटा सा बेसिक फंडा चाहिए जिसको आपको कवर करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसको एग्जाम के बारे में पहले डिटेल बता दूं बेटा। CSIR नेट लाइफ साइंस एग्जाम का जो सिलेबस है या मार्क्स जो होता है वो ऑलमोस्ट अब सेम होते जा रहा है फॉर द स्टेट एग्जाम, फॉर द नेशनल CSIR नेट एग्जाम, दोनों के लिए सेम ही है। अब यहां देखो, जो CSIR नेट एग्जाम होते हैं उसको हमने बेटा 3 पार्ट्स में, हमारा जो पेपर होता है वो 3 पार्ट्स में आते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ठीक है, अब आपको देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है बेटा 20। ठीक है, पार्ट ए में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, 20 होते हैं, और पार्ट बी में होते हैं बेटा 50, और पार्ट सी में होते हैं बेटा टोटल 75 क्वेश्चंस। देख रहे हो यहां पे कि तीनों पार्ट्स में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो यहां पे अलग अलग बताया जा रहा है, 20, 50, 75। अब देखो, मार्क्स की बात करूं तो पार्ट ए जो है वो 2 मार्क्स का होता है, पार्ट बी भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और पार्ट सी 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको यहां पे मिल जाएगा। टोटल करके देखो बेटा 40 मार्क्स, यहां पे आपका 100 मार्क्स, और 75 इंटू 4 300 मार्क्स। यदि आप इसको टोटल करते हैं तो आपका आ जाएगा 440 मार्क्स। ठीक है, 300, 400, 440 नंबर का एग्जाम होता है। मगर आपको तो यह भी पता होगा कि इसका जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो 440, 440 नहीं है, ओनली 200 मार्क्स है। क्या आपने ऐसा कोई एग्जाम देखा है जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन के जो मार्क्स है उसे हाफ बनाओगे तो फुल मार्क्स हो जाएगा? देखो यहां पे आपको पार्ट ए में बेटा आउट ऑफ 20 क्वेश्चन ओनली 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ओनली यहां पे 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ओनली यहां पे 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे फॉर द मैक्सिमम मार्क्स। फॉर द मैक्सिमम मार्क्स मैं कहता हूं इतना भी बनाने की जरूरत नहीं। आपको यदि JRF क्वालिफाइड करना है तो वो मेरा फंडा है, सुदेश सर का फंडा वहां पे मिलेगा। ठीक है, सुदेश सर के फंडे में बताऊंगा कि हर एक पार्ट से कितने एक्यूरेट क्वेश्चन आपको टच करने हैं जिससे आपका CSIR नेट एग्जाम क्वालिफाई हो सके। तो यहां देखो बेटा 15 इंटू 2, 35 इंटू 2 और 25 इंटू 4, यहां तुम्हारे हो गए बेटा 30 मार्क्स,
यहां पे हो गए आपके 70 मार्क्स और यहां पे 100 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। मैक्सिमम मार्क्स 200 होता है। अब यहां पे एक बात मैं बता दूं, जब सामने आ ही गया है कि आपको इतने नंबर बनाने हैं आउट ऑफ दिस, मुझे लगता है लेस देन 50% है बेटा, लेस देन, ठीक है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें लेस देन 50% आपको मार्क्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे। ये लो, लेस देन 50% मार्क्स ऑब्टेन करने पे आप मैक्सिमम नंबर ले आओगे और इस पूरे इंडिया का आप टॉपर बन जाओगे, ऑल इंडिया रैंक 1। मगर ये पॉसिबल नहीं है, आप 200 मार्क्स नहीं बना सकते क्योंकि ये एग्जाम बहुत ही टफेस्ट एग्जाम है। मगर इजी इसलिए है बेटा क्योंकि आपको ऑप्शन मिलता है कि आउट ऑफ 440 मार्क्स आप ओनली 200 मार्क्स का क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाए। मगर इसमें भी फंडा है। इसमें क्या फंडा है देख लें। चलिए, मुझे 200 मार्क्स नहीं लाना, मैक्सिमम जनरल कैटेगरी के लिए आपको मार्क्स ऑब्टेन करने हैं 110 आउट ऑफ 200 मार्क्स। सो यहां पे मैं एक रेंज लिखता हूं, उसको देखेंगे आप बेटा। पहले पार्ट में हमको बहुत कम क्वेश्चंस बनाने हैं, पहले पार्ट में हमको बहुत कम क्वेश्चन बनाने हैं, लगभग 5 क्वेश्चन ओनली, 5 इंटू 2, टोटल 10 मार्क्स आपको ऑब्टेन करने। सिर्फ 10 नंबर लाना है आपको पार्ट ए से। मैं तो बोलता हूं 10 नंबर नहीं भी लाओगे तो भी चलेगा, यदि 4 मार्क्स भी ले आते हो, एक्यूरेट 4 मार्क्स, तो भी आप बेहतर हो, क्योंकि हमको जो स्कोर करना है वो पार्ट बी और पार्ट सी से है। पार्ट बी और पार्ट सी आपका लाइफ साइंस का पार्ट होता है और पार्ट ए जो होता है बेटा वो रीजनिंग एंड टीचिंग एप्टीट्यूड से होता है, जो कि हमारे लिए अच्छा क्वेश्चन नहीं है। आपको आता है तो बना दो, नहीं आता तो छोड़ दो, है कि नहीं। आपको नहीं आ रहा तो मैं कहता हूं आप अपना हार्डवर्क, आपका स्ट्रेंथ दिखाइए बी और सी में, क्योंकि बी और सी जो है वो लाइफ साइंस का पार्ट है और इसी में आप क्वालिफाई कर सकते हैं। सुदेश सर आपको बताएंगे कि लाइफ साइंस के क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं और सीएसईआर नेट कैसे क्वालिफाई करते हैं। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी जिसको मैं अपने एग्जाम के समय में फॉलो किया और आज मैं 6 टाइम नेट क्वालिफाइड हूं और मैंने गवर्नमेंट जॉब भी क्रैक किया इन सब्जेक्ट ऑफ जूलॉजी। सो मेरे 2 हाथ पैर हैं, आपके भी 2 हाथ पैर हैं। जब मैं कर सकता हूं बेटा तो मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, आप भी कर सकते हैं। तो चलिए यहां देखो, हमको पार्ट ए से लाना है 10 मार्क्स। अब देखो यहां पे बेटा 35 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है? 35 क्वेश्चन है। मैं कहता हूं 35 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बना सकते हो? चलो 35 में से सिर्फ तुम 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन बना लो और यहां से कितने नंबर ले आओ? 30 नंबर। टोटल पार्ट ए पार्ट बी मिला के 40 नंबर लाना है आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 पार्ट ए और पार्ट बी को मिला के 40 नंबर या 30 से 40 का रेंज भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है। 30 से 40 नंबर आपको लेना है, ओके। उसके बाद में यहां बेटा, यहां तुमको काम करना है सबसे मेन। यदि किसी पर्सन का सीएसईआर नेट क्वालिफाई हो रहा, दैट मींस ही इज वेरी कैपेबल टू सॉल्व पार्ट सी क्वेश्चन। तो पार्ट सी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये बेटा थोड़े एनालिटिकल और एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस होते हैं और आउट ऑफ 75 क्वेश्चन आपको बनाने होंगे। कितने बनाने होंगे? देखो ये तो 25 क्वेश्चन बनाना ही रहता है, वो तो ठीक है, मगर मैं कहता हूं मात्र 17 क्वेश्चन टच करो। कितने क्वेश्चन? 17 क्वेश्चन, या चाहो तो 18 क्वेश्चन, आपके ऊपर है। आप यदि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 18 क्वेश्चन यहां पे सॉल्व कर लो, ठीक है। 18 इंटू 4 तो टोटल आपको आ जाएंगे बेटा 72 मार्क्स। कितने आ गए? 72, 30, 100 हो गया, 102, 112। बोलो 112 नंबर, 112 ये नंबर जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, यदि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप सभी का जेआरएफ क्वालिफाइड हो जाएगा इतने ही मार्क्स के क्वेश्चन बनाने से। मतलब मुझे लगता है आपको टोटल 20 क्वेश्चंस बनाने हैं पार्ट ए और बी को मिलाकर, सिर्फ 20 क्वेश्चन बनाने हैं। और ये सबसे मेन है बेटा,
यदि आप 75 क्वेश्चन में से मात्र ढूंढ लो 18 क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है, क्योंकि CSIR नेट में पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना होता, आपको सिलेक्टेड पढ़ना होगा और वो मैं बताऊंगा कि कौन से सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। ओके, तो चलिए यहां पे आपका फंडामेंटल क्लियर हो गया है। मैं कहता हूं आप अपने कॉपी में नोट कर लो कि सुदेश सर ने बताया है पार्ट ए से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, पार्ट बी से 15 क्वेश्चन और पार्ट सी से 18 क्वेश्चन बनाने पे आपका JRF निकल जाएगा। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका JRF 100% श्योर है, मैं बोल देता हूं हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, आराम से ये चीजें कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब यार बोलेंगे अरे यार ये तो एग्जाम बड़ा आसान है, CGPSC एग्जाम में 100 मार्क्स का टेस्ट होता है, 100 मार्क्स लाना पड़ता है, पूरा बनाना पड़ता है, मगर CSIR नेट में ऐसा नहीं होता। हाफ क्वेश्चन बनाने पे भी फुल मार्क्स आते हैं, और मैं कहता हूं हाफ भी ना बनाओ यार, क्या 440 में से 112 लाने का मतलब 25% नहीं हुआ? आप 25% पोर्शन को अच्छे से कवर करके CSIR नेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे मेन है बेटा स्ट्रैटेजी, कि कैसे आपको वहां तक पहुंचना है, और वहां तक पहुंचने का सही रास्ता मिल जाए। जैसे मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि कैसे पहुंचना है, मगर मैं आपको बताऊंगा कि आपको पहुंचना कैसे। मैं छत्तीसगढ़ के हर एक बच्चे को बताऊंगा कि CSIR नेट एग्जाम कैसे क्वालिफाई करते हैं, मगर आपको मेरे वीडियोस देखने पड़ेंगे, आपको मेरे फ्री में चैनल सब्सक्राइब करने पड़ेंगे। सुदेश सर आपको हर एक वीडियो फ्री में प्रोवाइड करेंगे, 1 रुपया मैं आपसे नहीं लूंगा, बट आपसे मैं ये प्रॉमिस लूंगा कि आप फुल्ली डेडिकेशन के साथ हमारे वीडियोस देखेंगे और आपका जो एम है CSIR नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने का, उसको आप पूरा करेंगे। और जिस दिन आपका CSIR नेट क्वालिफाई हो जाएगा, उस दिन मुझसे मिलने आइएगा दुर्ग साइंस कॉलेज में, मैं आपका वेलकम करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे छत्तीसगढ़ का हर एक बच्चा जो लाइफ साइंस या अदर सब्जेक्ट में बिलोंग करता है, हर एक बच्चा JRF क्वालिफाइड हो, LS क्वालिफाइड हो, ताकि मेरे स्टेट में मेरे बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को ऑक्यूपाई कर सके और अदर स्टेट के लोग यहां पे कम हो सके। क्यों? छत्तीसगढ़ के बच्चों में पोटेंशियल नहीं है? MP के बच्चों में पोटेंशियल नहीं है? ऑफ कोर्स हमारे CGMP के बच्चों में बहुत अच्छा पोटेंशियल होता है, मैं जानता हूं, बट बस यही दिक्कत है कि उनको एक सही तरीके का गाइडेंस नहीं मिलता है। तो डोंट वरी, सुदेश सर हैं, आपको अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे विदाउट एनी पेनी रुपीज ऑफ फी। ओके, चलिए अब यहां पे देखो बेटा, CSIR नेट का जो सिलेबस होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, एक और कैटेगरी कट ऑफ देख लो, मैं फंडामेंटल्स लाया हूं कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको नंबर्स क्या लाने। देखो, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको LS के लिए, ये LS के लिए हो जाएगा, ये JRF के लिए हो जाएगा। यदि आप OBC कैटेगरी के बिलोंग करते हैं तो 95 नंबर से लेकर के 105 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। यदि आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 85 से 90 मार्क्स क्रैक करने हैं, और आप ST कैटेगरी में हैं तो 75 से 85 में आपका LS और JRF क्वालिफाई हो जाएगा। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं OBC कैटेगरी से हूं, मैं OBC कैटेगरी से हूं, तो यार मुझे पता है ना कि मुझे ये नंबर लाना है या ये नंबर लाना है फॉर LS, तो मैं ऐसी तैयारी करूंगा कि मोर देन 95 मार्क्स में अचीव कर सकूं, ऑब्टेन कर सकूं, ताकि पहले अटेम्प्ट में CSIR नेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। राइट, तो यही चीजें हमको फिर से करना है। जैसे हम MSc में टारगेट करते थे, वैसे ही हमको यहां पे टारगेट करना है। अब बोलो, इतने नंबर लाने के लिए तुम क्या करोगे? 110 नंबर लाना है, ये देखो 110 नंबर मैक्सिमम लाना है। तो मुझे लगता है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, जो 3 पार्ट्स है ना, ए, ये आपका B और ये C, इसमें यदि मैं मार्क्स की बात करूं तो देखो ये सेम जो रेंज है 5, 15, 8, ये रेंज आपको करना पड़ेगा जनरल कैटेगरी में, 5, 15 और यहां पे 17, राइट, 5, 15 और 18, सॉरी 18। तो यहां पे हम क्या कर लेते हैं, 18 क्वेश्चन का रेंज ले लेंगे। चलो यहां पे हम टोटल 18 क्वेश्चन का ले लेते हैं, इंटू करो, इंटू 2 इंटू 4
टोटल मार्क्स बताओ भाई। इसके टोटल मार्क्स आपके ऑब्टेन हो जाएंगे बेटा, यहां से आपको 10 मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा 30, यहां से मिलेगा आपको 72 और टोटल मार्क्स आपके हो जाएंगे कितना 112। ठीक है ना, 112 नंबर हो गया ना अचीव। इतने ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स आपको कवर करना है। चलो 105 नंबर के लिए आपको इसमें से 7 नंबर कम करने हैं, तो एक क्वेश्चन यहां से कम कर दो 4, 4 इंटू 2 इज इक्वल क्या हो जाएगा 8। एक क्वेश्चन यहां से कम कर दो 14, ठीक है 14 इंटू 2 क्या हो जाएगा ये तुम्हारा 28 हो जाएगा। और 18 की जगह 17 ले आओ बेटा, 17 इंटू 2, ठीक टोटल कर दो इसको 68। कितना हो गया भाई 8 3 24 का 4 हो गया, हासिल 2 आया बेटा, 2 2 4 6 10, ये लो आ गया 104 नंबर। आप इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से ला सकते हो और ये आपका क्या हो सकता है कैटेगरी कवर हो सकता है। ठीक है, एक मिनट। चलिए अब यहां पे देखो यार, सिंपली मैं यदि बात करूं यहां पे एससी कैटेगरी के लिए तो टोटल मार्क्स मुझे 90 चाहिए। 90 मार्क्स मतलब मुझे यहां से 104 नंबर कम करने हैं बेटा। तो यहां से तुम 3 क्वेश्चन कर लो, ठीक है, यहां से 12 क्वेश्चन कर लो और यहां से 15 क्वेश्चन कर लो। देखो कितने नंबर आते हैं 3 इंटू 2 2 4, ठीक है, ये 60 हो गया, ये 24 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक देखो 60 30 90 मार्क्स आ गया एग्जैक्ट। मतलब आपको इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 3 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन। और यदि आप इस में बिलोंग करते हैं तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बेटा, मिनिमम क्वेश्चन से आप सीएसईआर नेट का जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहां से तुम 2 क्वेश्चन बना लो, यहां से तुम 10 क्वेश्चन बना लो, यहां से तुम 14 क्वेश्चन बना लो। चलो इंटू 2 और ये हो जाएगा इंटू 4, कितना हो जाएगा 56। यहां से 56 आ जाएगा, यहां 20 आ जाएगा, यहां 4 आ जाएगा। 56 और 4 कितने हो गए 60 और 20 80 मार्क्स। ठीक है, तो 75 से 85 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं। एक क्वेश्चन कहीं से बढ़ा दो तो आपके वो मार्क्स आ जाएंगे। मतलब सोचो आप 12 क्वेश्चन बना लो पार्ट ए से और 14 नंबर ऑफ क्वेश्चन बना लो पार्ट सी से, तो कुल मिला के आपका सीएसईआर नेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। यहां हमको करना क्या है भाई, जिस कैटेगरी से भी आप बिलोंग करते हैं उसको आप देखो, क्या स्कोर करना है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट समझो, कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन बनाने हैं वो आपको देखना हो। और मैंने कहा ना यदि हमको सीएसआईआर नेट एग्जाम क्वालिफाई करना है, हमें सीएसआईआर नेट एग्जाम क्वालिफाई करना है तो हमारा मेन टारगेट है सेट सी। हमको पार्ट सी को कवर करना है, ये हमारा गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। यदि आप इसको कवर कर लिए तो मान के चलो कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये रहा बेटा फंडामेंटल्स एंड कैटेगरी कट ऑफ। अब बात करते हैं आपका सीएसआईआर नेट में सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के लिए यहां देखो टोटल बेटा 13 सब्जेक्ट है मान के चलिए। ठीक है, इसको मैं अपने तरीके से सेपरेट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी फिलहाल ये देखो सबसे पहले आपका मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन। इसका मतलब है ये क्या है पता है, ये है हमारा फेवरेट सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, जिसमें मैंने पीजी किया हुआ है। आप मत करना रे भैया, यदि छत्तीसगढ़ में रहना है तो बायोकेमिस्ट्री में पीजी करना बड़ा ही मुश्किल वाला काम है, तो आप ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हम बात कर रहे हैं सेल बायोलॉजी का। सेकेंड जो सब्जेक्ट है वो सेल बायोलॉजी में आएगा। इवन ये जो है ना पोर्शन, ये वाला ये भी इसी में आएगा। मतलब अलग से 4th चैप्टर ना बना के हम सेल सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन को सेल बायोलॉजी में ही डाल देते हैं। फंडामेंटल प्रोसेस ये है बेटा मोल बायोलॉजी,
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला सब्जेक्ट है, ये तुम्हारा तीसरा हो गया मान लो। डेवलपमेंटल बायोलॉजी मेरा फेवरेट है, इसी चैप्टर से मैंने पहली बार नेट एलएस क्वालिफाई किया था, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे, मेरा फेवरेट था ये, और इसके मैंने क्वेश्चन बनाए और मेरा एलएस क्वालिफाई हो गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल फिजियोलॉजी कम आता है बेटा, प्लांट फिजियोलॉजी ज्यादा आता है। देखो टारगेट क्या है, यदि आप जूलॉजी वाले हो और एनिमल फिजियोलॉजी को कवर करते हो तो नंबर ऑफ क्वेश्चन तो कम आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आता है प्लांट फिजियोलॉजी से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लांट फिजियो को कवर करना पड़ेगा। तो मैं जो जो स्टार पॉइंट मार्क कर रहा हूं उसको याद रखना कि ये जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ज्यादा मार्क्स में आएगा। ये 3 टॉपिक तो आप कवर कर ही लेना, ओके। उसके बाद में एक तुम्हारा एनिमल फिजियोलॉजी हो जाएगा, चलो इसका नाम रखते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ठीक है वैसे ही नाम रहेगा। ये तुम्हारा है बेटा प्लांट फिजियो, ये तुम्हारा आ जाएगा एनिमल फिजियो, ठीक है, एनिमल फिजियोलॉजी हो जाएगी। और ये तुम्हारा जेनेटिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स। सीएसआईआर नेट में ये बहुत की पॉइंट है आपके नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। डाइवर्सिटी और इकोलॉजी और इवोल्यूशन, इन तीनों को हम एक साथ पढ़ते हैं इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन बोल करके। इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन बोल के हम क्या करेंगे, तीनों चैप्टर्स को एक साथ कवर करेंगे। ना जाने क्यों इसको तीनों को अलग अलग दे दिया है, हम एक साथ पढ़ेंगे। और जितने भी टेक्निक्स है ना बेटा, अप्लाइड बायोलॉजी और मेथड्स ऑफ बायोलॉजी, इन दोनों को हम पढ़ लेंगे टेक्निक्स में। चलो काउंट करो, अब इसके बाद काउंट करो कि कितने आपके चैप्टर्स होते हैं। बायोकेमिस्ट्री नंबर 1, सेल बायोलॉजी नंबर 2, मोल बायोलॉजी नंबर 3, डेवलपमेंटल बायोलॉजी नंबर 4, प्लांट फिजियो 5, एनिमल फिजियो 6 नंबर पे, जेनेटिक्स 7 नंबर पे, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन 8 नंबर पे, और टेक्निक्स हो गए बेटा 9 नंबर पे। मतलब टोटल 9 सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं और आपका CSIR नेट क्वालिफाई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी आपको बनानी है। अब मैं ये भी बताता हूं कि हर एक सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स है और उन टॉपिक्स में किसको आपको हाईलाइट करना है, कौन आपका की पॉइंट है, उन सभी चीजों को भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। मैं हर एक चैप्टर का डिटेल सिलेबस आपको दिखाऊंगा और जिस जिस चीजों को अंडरलाइन करूंगा वो आपके CSIR नेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजों को आप उस चैप्टर से छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको दिख रहा होगा बेटा यूनिट नंबर 1, राइट, ये दिख रहा है आपको यूनिट नंबर 1। और यूनिट नंबर 1 में देखो मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू द बायोलॉजी है। इसमें सबसे काम का है ये पार्ट बी। पार्ट बी में देखो बेटा, जब हम लोकल पीजीटी एग्जाम की तैयारी करते हैं, लोकल पीजीटी एग्जाम या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम, तो वो टारगेट करता है कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, वो टारगेट करता है कार्बोहाइड्रेट को और लिपिड को। मगर CSIR नेट एग्जाम में जो ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो यहां से आते हैं, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रामचंद्रन प्लॉट हर बार एग्जाम में आता है, आपके न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर से, उसके कॉन्फ़िगरेशन से, बॉन्ड से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां आपको मिल जाएगा। स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है। इसमें ज्यादातर यदि आपको पढ़ना है तो एक तुम्हारा ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के साथ साथ, हालांकि ये बहुत मेजर नहीं है, इसको आप नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा, मगर आपको ये करना है बेटा, बी पार्ट आपको करना ही है। उसके बाद देखो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोफिजिक्स, बायोफिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो ये तो आप टेक्निक्स में पढ़ेंगे, वहां आपको कवर करना है। मगर फिर भी इसमें कोई इंपॉर्टेंट है बोलोगे तो काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, ये दो जो टॉपिक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी पीएच और बफर से छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में कवर कर लेंगे, उसके लिए अलग से आपको कवर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहां देखो बायो एनर्जेटिक्स में, ये देखो बेटा, ये है तुम्हारा काम की चीज, कौन कौन सा, ग्लाइकोलाइसिस,
क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कपल्ड रिएक्शन। ठीक है, ये तीनों टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंजाइम तो आपको याद करना ही है बेटा, कैटालाइसिस, एंजाइम एंड एंजाइम काइनेटिक्स, इसमें एमएम इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको कवर करना पड़ेगा, और एंजाइम रेगुलेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कवर करना है उसको। चलिए, ये देखो स्टार पॉइंट, जी नंबर में स्टार पॉइंट है, कॉन्फ़िगरेशन या कंफर्मेशन ऑफ प्रोटीन में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो आता है रामचंद्रन प्लॉट से। रामचंद्रन प्लॉट, मोटिव एंड फोल्ड्स एंड डोमेन से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इसको आपको कवर करना पड़ेगा। न्यूक्लिक एसिड में मैंने पहले भी मार्क किया है न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड में आपको मेनली क्या करना है बेटा, एक तो माइक्रो आरएनए, वैसे इसमें पूरा आपको कवर करना पड़ेगा, पूरे टाइप्स ऑफ आरएनए, पूरे टाइप्स ऑफ डीएनए, सबको आपको कवर करना है। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, यस, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। बायोकेमिस्ट्री थोड़ा टफ लगता है लोगों को, बट है। और मेटाबॉलिज्म में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है बेटा अमीनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड, विटामिन से नहीं आता, ये दो, यहां से क्वेश्चन आता है। तो देख लो आप इस चैप्टर में किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे तो आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है, उसको मैंने बता दिया है। चाहो तो मैं हट जाता हूं, इसको आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो होता क्या है बेटा, यदि हमको पता है कि चाय बनाने के लिए चाय पत्ती चाहिए, तो सबसे पहले मुझे वही करना पड़ेगा, राइट। और यदि वो कर लिए तो फिर मान के चलो कि आपकी जो चीजें हैं वो कवर हो जाएगी। ठीक है, एक मिनट, मैंने साइलेंट नहीं किया था, चलो साइलेंट कर दिया मैंने भैया। तो अब यहां पे देखो, ये आपका चैप्टर 1 से हो गया, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये आपका चैप्टर 2 है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, और मैं आपको बता दूं जैसे सेट एग्जाम में ज्यादातर वो सेल के ऑर्गेनेल्स को कवर करता है, वैसा बिल्कुल नहीं है। CSIR नेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है सेल सिग्नलिंग से, तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन से। तो देखो कहां लिखा है सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दो। यहां से फ्लूइडिटी के क्वेश्चन इतने आते हैं कि आप बना नहीं पाओगे, ये आपको पूरा करना। स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सेंगर एंड निकोलसन मॉडल के साथ साथ अदर मॉडल को भी पढ़ना है। लिपिड बाइलेयर एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन डिफ्यूजन करना है। आयन चैनल्स पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ना पड़ेगा। सोडियम पोटेशियम पंप कवर करने पड़ेंगे, ये तो आपको करना ही है। शॉर्टिंग एंड रेगुलेशन ऑफ इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, ये भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ द इंटरसेलुलर ऑर्गेनेल्स, इसको आप नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, मैं लिख देता हूं लेस इंपॉर्टेंट फॉर CSIR। मगर हाँ सेट के लिए इंपॉर्टेंट है बाबा, सेट एग्जाम के लिए यदि आप टारगेट कर रहे हैं तो इसके लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए, ऑर्गेनाइजेशन एंड जीन्स एंड क्रोमोसोम, तो जीन्स एंड क्रोमोसोम में सबसे इंपॉर्टेंट तो तुम्हारा ये है ओपेरॉन मॉडल, इसमें तुमको लैक ओपेरॉन पढ़ना ही है। ठीक है, हालांकि लैक ओपेरॉन को हम मोल बायोलॉजी में पढ़ते हैं, तो लैक ओपेरॉन आपको कवर करना पड़ेगा, बाकी चीजों को छोड़ देंगे चल जाएगा। ठीक है, सेल डिवीजन एंड साइकिल, ध्यान दो, सेल डिवीजन एंड साइकिल में आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, इंटरफेस। आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरफेस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस को कवर करना पड़ेगा। ठीक है, इससे अच्छा सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो माइटोसिस म्यूसिस अच्छे से पढ़ लो। यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो आपने देखा होगा माइटोसिस से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, म्यूसिस से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, मगर सेल साइकिल, रेगुलेशन, सीडीके एंड साइक्लिन, यहां से क्वेश्चन आते, तो आपको इन टॉपिक्स को टारगेट करना पड़ेगा। उसके बाद में माइक्रोबियल फिजियोलॉजी में एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको स्किप करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा, फंडामेंटल प्रोसेस मोल बायोलॉजी, मोल बायोलॉजी में रिप्लिकेशन तो इंपॉर्टेंट है भाई, ये रिप्लिकेशन रिपेयर से भी क्वेश्चन आते हैं, रिकॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, ये पूरा इंपॉर्टेंट है।
ये वाले को स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। आरएनए सिंथेसिस मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में आपको आरएनए पॉलीमरेज के बारे में डिटेल पढ़ना है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है, आरएनए एडिटिंग पढ़ना है, स्प्लाइसिंग कवर करना है, पॉली एडिनाइलेशन कवर करना है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए छोड़ दोगे चल जाएगा, मगर एमआईआरएनए एंड एसआईआरएनए ये पढ़ना है, एमआईआरएनए और एसआईआरएनए ये दो चीजें आपको कवर करना है, क्योंकि आरएनए साइलेंसिंग में इसका यूज होता है और यहां से क्वेश्चन आते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, उसमें राइबोसोम, इनिशिएशन फैक्टर्स वो कवर करना पड़ेगा। तो मैं तो इसको पूरा कवर करने के लिए ही आपको बोलूंगा, बीच में छोड़ने की जरूरत नहीं है इसको। कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, तो भाई यहां पे ना तुमको दो चीजें कवर करना है, एक लैकोपेरॉन, एक तुम्हारा ट्रिप्टोफेनोपेरॉन, ये दो लैकोपेरॉन और ट्रिप्टोफेनोपेरॉन को आपको करना ही है हर बार, उससे मैंने क्वेश्चन देखे, ठीक है। ये मोल बायोलॉजी का। चलिए, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, इसमें सबसे मेन तो तुम्हारा सेल सिग्नलिंग है। सेल सिग्नलिंग में जितने हैं सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है बेटा जी प्रोटीन, इसको हम क्या कहेंगे, जीपीसीआर, ठीक है। तो जीपीसीआर तो आपको कवर करना ही है, इसको तो 100% आपको कवर करना है। और इसके साथ साथ आपको अदर सिग्नलिंग पाथवे में नहीं लिखा हुआ है तो मैं लिख देता हूं, आरटीके रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ठीक है। जीपीसीआर आरटीके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कवर कर लेंगे आप। सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे तो उसमें आ जाएगा, सेकेंडरी मैसेंजर के बारे में नेट और सेट दोनों में आता है, तो इसको आपको कवर करना है, ठीक है। सेल्यूलर कम्युनिकेशन, इसमें क्या है भाई, रेगुलेशन ऑफ हेमेटोपोइसिस, जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन, सेल अधेरेंस, ऑफ द रोल ऑफ डिफरेंट अधेरेंस मॉलिक्यूल, यस 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 यस, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटेग्रिन प्रोटीन, न्यूरोट्रांसमिशन एंड इट्स रेगुलेशन, इसको आपको करना पड़ेगा। पहले में बेटा होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन में रिकॉग्नाइजेशन एंड एंट्री प्रोसेस ऑफ डिफरेंट पैथोजन लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड एनिमल, इसको आप स्किप करोगे तो चल जाएगा। यहां से जो क्वेश्चंस आती है बहुत टिपिकल आती है, पढ़ने के बाद भी नहीं बनते हैं, ठीक है। उसी चैप्टर में आपका कैंसर बायोलॉजी, और कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक तो ऑन्कोजीन पढ़ना है, एक तुम्हारा ट्यूमर सप्रेसर जीन पढ़ने हैं, ठीक है। कैंसर में ये तुम्हारा सेल साइकिल का क्या रोल है, एपोप्टोसिस के पूरे पाथवे आपको डिटेल में पढ़ना रहेगा, एपोप्टोसिस के डिटेल पाथवे आपको पढ़ना रहेगा। ये छोटा सा टॉपिक है बेटा इम्यून सिस्टम का, हालांकि इम्यून सिस्टम मान लो आप अदर सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर रहे हैं और इम्यून सिस्टम के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो छोड़ दो, मगर ऐसा लगता है कि नहीं यार इम्यून सिस्टम भी पढ़ना है, तो उसमें याद रखना ये सब तो बच्चों वाला है, सेल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व, इनेट एंड एडॉप्टिव, ये सब इनिशियल लेवल पे है। आपको इसके लिए कवर करना है तो ये कवर करो, एमएचसी मॉलिक्यूल, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, यहां से क्वेश्चन आता ही है, माउस में एक्सपेरिमेंट करेगा वो, और इसके लिए क्यूबी का बुक आप कवर कर सकते हैं। क्यूबी का बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट वहां पे मिल जाएगा, बेस्ट बुक फॉर इम्यूनोलॉजी, ठीक। ये एक्टिवेशन डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन नहीं आता, हार्मोन्स एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, यस यहां से क्वेश्चन आते हैं। सेकेंडरी एंड प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स से आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, और ये टॉल लाइक रिसेप्टर, इसमें टेबल के फॉर्म में आता है एग्जाम में क्वेश्चन। इन्फ्लामेशन, हाइपर सेंसिटिविटी, ऑटो इम्यून डिजीज काम का है, इम्यून रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द बैक्टीरियल, ट्यूबरकुलोसिस, पैरासिटिक, वायरल, एचआईवी के बारे में थोड़ा सा आपको कवर करना रहेगा, बस बाकी ठीक है। वैक्सीन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मतलब मैं आपको बता रहा हूं बेटा कि इतने सारे टॉपिक में आप कवर कहां से करोगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया तुम्हारा 4th नंबर का टॉपिक। मेरा फेवरेट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, और डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो पहला चैप्टर जो है वो तो इंट्रो है, बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसको देखो और समझो कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, पोटेंसी क्या होती है, कमिटमेंट क्या होता है, स्पेसिफिकेशन क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है, कॉम्पिटेंस क्या होता है, डिटर्मिनेशन, डिफरेंशिएशन, ये तो बेसिक है, ये तो आपको पढ़ना ही है, मगर आपको डिटेल जो स्टडी करनी है वो आगे है। कहाँ है, कहाँ से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा।
क्लीवेज, ब्लास्टुला, ठीक है, तुम्हारा जर्म लेयर फॉर्मेशन, गैस्टुलेशन ऑफ द जर्म लेयर इन एनिमल, एम्ब्रियोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस, ये आपको कवर करना है। एक मार्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस, यस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मार्फोजेनेसिस में आपको एक डिटेल पढ़ना है ड्रोसोफिला का, एम्फीबिया का और चिक का क्वेश्चन आते हैं, वही प्रिमिटिव स्टिक से क्वेश्चन आता है। वल्वा फॉर्मेशन इन भाई सी लिगेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, ये वाला मोस्ट आईएमपी है, हर बार क्वेश्चन आता है। लेंस इंडक्शन से क्वेश्चन कम आते हैं, लिम्ब डेवलपमेंट से आता है, रीजनरेशन इन वर्टिब्रेट्स, यस लिम्ब डेवलपमेंट में एक्सपेरिमेंट होगा रेटियोनिक एसिड वाला, और वो क्वेश्चन आप में आएगा ही। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूरॉन्स, पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, लार्वल फॉर्मेशन, मेटामॉर्फोसिस, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। सेक्स डिटर्मिनेशन से क्वेश्चन बेसिक छोटे एग्जाम्स में आते हैं, इसमें तो नहीं आता। मार्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट, तो प्लांट में क्या करना है बेटा, एराबिडोप्सिस थलियाना, यस एराबिडोप्सिस थलियाना में जो डेवलपमेंट होता है फ्लावर का, है ना, फ्लोरल फार्मूला वाले जो 4 की पॉइंट्स में बताऊंगा उसी को आपको कवर करना है, फिर प्लांट का हो जाएगा। प्लांट में ज्यादा कवर नहीं करना है, एनिमल में मेनली कवर करना है, ठीक। सिस्टम फिजियोलॉजी मतलब प्लांट फिजियो की बात कर रहे हैं। देखो प्लांट फिजियोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस, इसमें आपको पूरा पढ़ना है। रेस्पिरेशन में सिट्रिक एसिड साइकिल, प्लांट एंड माइटोकॉन्ड्रियम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एडीपी सिंथेसिस, ये पूरा आपको कवर करना है, इसका कोई ऑप्शन नहीं, कोई अल्टरेशन नहीं है, आपको ये कवर करना ही है, ठीक है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में नोड जीन, यहां आपको नोड जीन कवर करना है, वहां के क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, कई बार आया है। नाइट्रेट एंड अमोनिया एसिमिलेशन और अमीनो एसिड बायोसिंथेसिस के टॉपिक को कवर करेंगे, किससे क्या बनता है। प्लांट हार्मोन मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुमने हर एग्जाम में देखा होगा प्लांट हार्मोन 6 जो मेनली 6 हार्मोन्स होते हैं प्लांट हार्मोन के, उनसे हर बार एक क्वेश्चन डिटेल पे आता है ना, बेसिक लेवल पे नहीं आएगा कि भैया जीए का काम क्या है, इसका काम क्या है, फालतू बात, जीन लेवल डिटेल क्वेश्चन आएगा, वो आपको कवर करना है, ठीक है। सेंसरी फोटोबायोलॉजी में 3 पिगमेंट्स होते हैं बेटा, ये पढ़ना पड़ेगा आपको, फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम और फोटोट्रोपिन्स, थोड़ा थोड़ा है, ज्यादा नहीं, 5 से 6 पेज का कंटेंट पढ़ोगे और वो खत्म हो जाएगा। सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट एंड फोटो एसिमिलेशन, ये छोड़ दो चल जाएगा। जाइलम फ्लोएम के कंपोनेंट्स के बारे में आप पढ़ सकते हो, ये तो आपके बॉटनी कोर में आ जाएगा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट आईएमपी है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स 3 आपको पढ़ने हैं, एक पढ़ना है टर्पिन्स, एक पढ़ना है फिनॉल्स और एक पढ़ना है आपको नाइट्रोजनस कंपाउंड, ये 3 चीजें आपको कवर करना है, ठीक है। स्ट्रेस फिजियोलॉजी छोड़ दोगे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड एंड सर्कुलेशन देखो यार, एनिमल फिजियोलॉजी में ज्यादातर जो कवर करना है, एक तो ईसीजी आता है, कभी कभी ग्राफ में ईसीजी आ जाता है, बाकी तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये सब कुछ नहीं आता, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस वैस, मैं तो ये सब नहीं बोलूंगा, थोड़ा बहुत नॉलेज आप रखते हैं तो अच्छी बात है, बाकी आप कुछ ना रखें, ठीक है। नर्व सिस्टम से भी क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, सेंस ऑर्गन ये सबसे भी कम आता है, एक्सक्रीटरी से भी कम आता है। हाँ, इसमें एक्सक्रीटरी में एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये देख सकते हो, थोड़ा एडवांस टॉपिक है। थर्मोरेगुलेशन छोड़ दो, ठीक है, इसमें एक आप पढ़ सकते हैं एक्लीमेटाइजेशन का प्रोसेस, ठीक है, कंफर्ट जोन क्या होता है, एक्लीमेटाइजेशन क्या होती है, ये सब पढ़ सकते हैं आप। स्ट्रेस एंड एडाप्टेशन छोड़ दो, डाइजेस्टिव सिस्टम छोड़ दो, क्योंकि एनिमल फिजियो से क्वेश्चन कम आते हैं तो इसमें ज्यादा टारगेट नहीं करना। हाँ भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें तुमको इंडिपेंडेंट, ये तीनों रूल है मेंडल का, ये तीनों कवर करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, एलील क्या है, मल्टीपल एलील क्या होते हैं, स्यूडो एलील क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन, तो मेंडेलियन के एक्सटेंशन में देखो कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जीन इंटरेक्शन, प्लियोट्रॉपी, ये सब तो आता ही है। सेक्स लिंकेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेक्स लिमिटेड एंड सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
पेनिट्रेंस एक्सप्रेसिविटी से क्वेश्चंस आते हैं बेटा, यहां से क्वेश्चन आएगा। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर भी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी कवर कर लो। जीन मैपिंग मेथड्स, लिंकेज मैप एनालिसिस, टेट्राड एनालिसिस, ये दो तो क्वेश्चन आते ही हैं, आएंगे ही। मॉलिक्यूलर मार्कर्स, मैपिंग बाय सोमैटिक सेल, हाइब्रिडाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ मैपिंग एंड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट, छोड़ दो। इनहेरिटेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ये एक छोटा सा टॉपिक है साइटोप्लाज्मिक वाला, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, यहां से आप कवर कर सकते हैं। माइक्रोबियल जेनेटिक्स में आप छोड़ दो, चल जाएगा, ठीक है। ह्यूमन जेनेटिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेडिग्री, आप देख लो हर बार क्वेश्चन आते हैं पेडिग्री से। लोड स्कोर फॉर लिंकेज टेस्टिंग छोड़ दो। जेनेटिक डिसऑर्डर आपको पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है? डाउन, एडवर्ड, पटाउ, टर्नर एंड क्लिनफिल्टर, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में पॉलीजेनिक एग्जाम में आता है बेटा। क्यूटीएल मैपिंग एग्जाम में आ चुका है, तो ये आपको कवर करना ही है। म्यूटेशन तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, ऑल, ठीक है, म्यूटेशन पूरा आपको कवर करना पड़ेगा। स्ट्रक्चरल एंड दी न्यूमेरिकल अल्टरेशन ऑफ क्रोमोसोम में डिलीशन, डुप्लीकेशन, ये सब कवर करना पड़ेगा आपको। छोटा टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। उसके बाद में रिकॉम्बिनेशन में होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, नॉन होमोलॉगस तो कवर करना है, ठीक है। तो दोनों कर लो, होमोलॉगस एंड नॉन होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, ये दोनों हो जाए। चलिए, प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टेक्सोनॉमी तो छोड़ दो। लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल छोड़ दो। आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट एनिमल, ये ना कोर है। अब कोर के लिए मैं इतना ही सजेस्ट करूंगा कि यदि आप जूलॉजी वाले हैं तो जूलॉजी का कोर कवर कर लो, यदि आप बॉटनी वाले हैं तो बॉटनी का कोर कवर कर लो। बाकी मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कोर के क्वेश्चन उन्हीं से बनते हैं जो उनका स्पेशलाइजेशन होता है, तो इसके लिए मैं बिल्कुल यहां पे मार्क नहीं करता, इसको मैं छोड़ देता हूं, ठीक है। इकोलॉजी प्रिंसिपल में आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हैबिटेट एंड नीश, नीश का विड्थ और ओवरलैपिंग, यहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है। बायोटिक एबायोटिक तो बच्चों वाले क्वेश्चन हो गए, है ना, उसको हटा दो। रिसोर्स पार्टीशनिंग, यहां से क्वेश्चन आता है। रिसोर्स पार्टीशनिंग और कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, ये कहां से आ रहा है? लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कंपटीशन, ठीक है भाई, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कंपटीशन से आता है बेटा, इसको आप देख लेना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको, आर सिलेक्शन, एनके सिलेक्शन, ये आपको कवर करना है, ठीक है। उसके बाद में यस, एक्सटिंक्शन, अच्छा ये तो बाद में आ जाएगा, इसको छोड़ दो भी। स्पीसीज इंटरेक्शन में टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन पूरा मेरे ख्याल से नीचे है क्या वो, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन इंटर, यस यस यही है। इसमें बेटा तुमको म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, ये सब आपको कवर करना है। पैरासिटिज्म, प्रेडेशन, सब कुछ। कम्युनिटी इकोलॉजी में नेचर ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी स्ट्रक्चर, एट्रीब्यूट, डेवलप, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड मेजरमेंट, एज एंड इकोटोन्स, यस ये कवर कर सकता हो, इकोटोन्स। इकोलॉजिकल सक्सेशन इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दो उसको, स्टार मार्क करो, आईएमपी डाल दो भैया। चलिए, ये हो गई बात तुम्हारे 10th नंबर के चैप्टर की। इकोसिस्टम इकोलॉजी, इसमें तुम्हारा एनर्जी फ्लो एंड मिनरलिंग साइकिल चलता है, ये आता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्शन, ये भी आता है आपका, इंडियन टेरिटोरियल में देख लेना, ठीक है। बायो जियोग्राफी में थ्योरी ऑफ आइलैंड जियोग्राफी, ये आता है बेटा, आसान है, बच्चों जैसा है, कर लोगे इसको, ठीक है। अप्लाइड इकोलॉजी में ग्लोबल इन्वायरमेंटल बायोडाइवर्सिटी, मॉनिटरिंग द डॉक्यूमेंटेशन छोड़ दो। कंजर्वेशन बायोलॉजी, इंसिटू एक्सिटू कंजर्वेशन, यहां से आएगा ही, ठीक है, ये आएगा ही। अप्रोच टू मैनेजमेंट ऑफ इंडियन केस स्टडी ऑन द कंजर्वेशन, प्रोजेक्ट टाइगर, याद कर, कुछ कुछ चीजें याद करनी रहती है, एक दो क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं, तो ये आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, तो इवोल्यूशन में तो दो बंदों का पूरा डिटेल पढ़ोगे, लैमार्किज्म एंड डार्विनिज्म, पूरा पढ़ना है, ठीक है। लैमार्किज्म, डार्विनिज्म पढ़ना ही है। ओरिजिन यहां से चालू करना है, बायोटिक तो छोड़ दो, मगर ये कॉन्सेप्ट ऑफ ओपरिन हेल्डेन, ये इंपॉर्टेंट है। ओपरिन हेल्डेन एक्सपेरिमेंट, मिलर का एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है,
इवोल्यूशन ऑफ प्रोकैरियोट, ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट, ये बिल्कुल ये पढ़ना ही है आपको, ठीक है। यूकैरियोट का ओरिजिन भी आपको कवर करना है भाई, ऐसा मत बोल देना सुदेश सर सब हाईलाइट करें, नहीं, मैं जो काम का है वही आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं। इसका एक रे डायग्राम बनता है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। जियोलॉजिकल टाइम स्केल याद करना है, एरा, पीरियड्स एंड इपोच, मेजर इवेंट्स याद करने पूरे, ठीक है। यस, होमोसेपियंस का पूरा सीक्वेंस याद करना है आपको। मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन में क्या है, न्यूट्रल इवोल्यूशन कम आता है, ये इंपॉर्टेंट है। डाइवर्जेंस एंड मॉलिक्यूलर क्लॉक, ये इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर टूल इन दी फाइलोजेनी, यस। क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, ये कवर करना है आपको। प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसिंग एंड एनालिसिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ओरिजिन ऑफ न्यू जीन्स एंड प्रोटीन्स छोड़ देना, जीन डुप्लीकेशन एंड डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस इवोल्यूशन, कन्वर्जेंस इवोल्यूशन, ये दोनों आपको कवर करना है, ठीक है। इवोल्यूशन के मैकेनिज्म में पॉपुलेशन जेनेटिक्स, हार्डी वेनबर्ग, दिख रहा है आपको हार्डी वेनबर्ग, ये पढ़ लो, आपका जीवन सुधर जाएगा। यहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वो सिम्पेट्रिक, एलोपेट्रिक, ये कन्वर्जेंस इवोल्यूशन बिल्कुल आएगा। सेक्सुअल सिलेक्शन आता है, कोवोल्यूशन आता है, आइसोलेशन मैकेनिज्म क्या होता है ये भी आता है। ब्रेन बिहेवियर एंड इवोल्यूशन, चाहो तो इसको छोड़ सकते हो या इसमें कुछ चीजों को देख लो, जैसे किन सिलेक्शन से क्वेश्चन आती है, ठीक है। एल्चुरिस्टिक बिहेवियर से क्वेश्चन आता है, और न्यूरल बेसिस ऑफ लर्निंग, मेमोरी, स्लीप एंड, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लॉक छोड़ दो, डेवलपमेंटल, सोशल डोमिनेंस, यूज ऑफ, ठीक है, पेरेंटल केयर, ठीक है, छोड़ दो रे बाबा। चलिए देखो यार, इतने सारे टॉपिक है, किसको टारगेट करोगे, तो भाई उसी को टारगेट करो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल मैक्रोमोलिक्यूल, यहां इम्यूनोलॉजिकल प्रिंसिपल, ठीक है, वैक्सीन बनाना, टिश्यू कल्चर, टिश्यू एंड सेल कल्चर से क्वेश्चन आते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल एंड प्लांट, यहां से तुमको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जीनोमिक्स एंड एप्लीकेशन, जीन थेरेपी इंपॉर्टेंट है। बायोरिसर्च एंड यूजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ब्रीडिंग इन प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग द मार्कर, असिस्टेड सिलेक्शन, ये ठीक है, ये आप कवर कर सकते हैं। बायोरिमेडिशन, बायोसेंसर्स कम आते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड रिकॉम्बिनेशन डीएनए मेथड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो भाई ये तो पूरा पढ़ो, डीएनए का आइसोलेशन कैसे करते हैं, प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, पूरा पढ़ना है। एनालिसिस ऑफ आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन, पूरा पढ़ना है। इसमें 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अच्छे से पढ़ना, 2D, 2 डायमेंशन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइसोलेक्टिक फोकसिंग क्या होती है, ये सब कवर करना है बेटा। मॉलिक्यूलर क्लोनिंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए फ्रेगमेंट्स इन बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक सिस्टम, बिल्कुल ये कवर करना है आपको, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस, इससे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, ये कवर करने हैं आपको। जनरेशन ऑफ जीनोमिक्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी, बैक एंड ईएक, ये एचजीबी प्रोजेक्ट के थ्रू आता है क्वेश्चन, तो यहां से आपको कवर करना रहेगा। इन विट्रो म्यूटेजनेशन एंड डिलीशन, जीन नॉकआउट, जीन नॉकआउट इंपॉर्टेंट है बेटा। प्रोटीन सीक्वेंसिंग मेथड्स में ये तो पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, 7th नंबर पूरा, ठीक है। वो सेंगर का सीक्वेंसिंग कर सकते हो आप पूरा, यहाँ पे मेथड्स आपको डिटेल में कवर करना रहेगा। मेथड्स फॉर द एनालिसिस ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट आरएनए एंड प्रोटीन लेवल, लार्ज स्केल एक्सप्रेशन, यस। माइक्रो अरे कवर करना है। आइसोलेशन, सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ कार्बोलिपिड छोड़ दो। आरएपीडी, आरएफएलपी, ये करना है बेटा, ये टेक्निक कवर करना है आपको। आरएफएलपी, आरएपीडी, एएफएलपी टेक्निक, आप देखना इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, आपको पता है मैच दी कॉलम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इस टूल या टेक्निक का कहां यूज होता है, तो वो आपको कवर करना ही रहेगा। हिस्टोकेमिकल एंड इम्यूनो टेक्निक में एंटीबॉडी डिटेक्शन, एंटीबॉडी जनरेशन में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाना, ठीक है। एलाइजा, रिया पढ़ना है। वेस्टर्न ब्लॉट कवर करना है। इम्यूनो प्रेसिपिटेशन कवर करना है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी छोड़ो, डिटेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इन लिविंग सेल, इन सिटू, यस, फिश एंड गिश, ये आपको कवर करना है रे भाई साहब। तो इतने टॉपिक्स आपको ये बड़े से सिलेबस में कवर करना रहेगा, ठीक है। ये देखो इसमें क्या क्या है,
2 पेज और बचा है बेटा। बायोफिजिक्स मेथड्स में यूवी विजिबल फ्लोरोसेंस सर्कुलर डाइक्रोरिज्म सीडी, यहां से क्वेश्चन आता है। एनएमआर एंड ईएसआर से क्वेश्चन आता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन आता है। माइक्रोस्कोप पूरा कवर कर लेंगे। डिफरेंशिएशन एनएमआर, मॉलिक्यूलर एनालिसिस यूजिंग द लाइट स्कैटरिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस मेथड, ये पूरे आपको कवर करने रहेंगे। स्टैटिकल नेट के लिए छोड़ सकते हो, ध्यान दो। असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी में बायोस्टैटिक्स से क्वेश्चन आता है, मगर सीएसईआर नेट में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप स्विच कर सकते हो। ठीक है, चलिए। रेडियो लेवल टेक्निक में डिटेक्शन एंड मेजरिंग ऑफ अमका डमका बोल रहा है, आगे बढ़ जाओ। इनकॉर्पोरेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप, यस, रेडियो आइसोटोप का यूज कैसे किस तरह से करते हैं, ये टेक्निक को आपको कवर करना ही रहेगा। ठीक है, उसके साथ ये जो लास्ट पेज है बेटा आपके सिलेबस का, जिसमें माइक्रोस्कोपी पूरा कवर कर लो। थोड़ा सा एडवांस में टैम एंड सैम, ठीक है, टैम और सैम के बारे में आपको कवर करना है। ट्रांसमिशन और स्कैनिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एग्जाम में ज्यादातर आता है। और जितने भी टेक्निक जैसे एमआरआई हो गया, पीटी हो गया, एफएमआरआई हो गया, कैट हो गया, ईसीजी तो मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, हो सकता है कभी कभी ईसीजी के ग्राफ्स आ जाए, हालांकि सीएसईआर नेट एग्जाम में ग्राफ कम आते हैं। ऐसा नहीं कि ईसीजी के ग्राफ बार बार पूछे और आपसे पूछे भाई कौन सा पीक्यूआरएस पिक है, तो ये चीजें नहीं आती हैं। और लास्ट में मेथड्स इन दी फील्ड बायोलॉजी, जिसमें एस्टिमेशन, पॉपुलेशन, ये सब छोड़ दो। ठीक है, तो देख लो, आपको मैंने हर एक चैप्टर से स्पेसिफिक टॉपिक्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है या मार्किंग कर दी है, इसको आपको कवर करना है। ज्यादातर आपको इन सब्जेक्ट्स को कवर करना है बेटा। कौन से सब्जेक्ट्स को, तो मैं यहां पे बता दूं तुमको कि यहां तुमको सबसे पहले डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ठीक है, डेवलपमेंटल बायो तो कवर करना ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी बेसिस में सबसे पहले। सेकंड नंबर पे आपको कवर करना है प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, सेकंड नंबर पे हम कवर करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। थर्ड नंबर पे कवर करेंगे बेटा तुम्हारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। और आसान सब्जेक्ट तो है ही ये वाला, सेल बायोलॉजी, तो सेल बायोलॉजी कवर करेंगे। और इस सेल बायोलॉजी में मेनली आप टारगेट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है। पांचवें नंबर पे आपको कवर करना है जेनेटिक्स, ठीक है, पांचवें नंबर पर जेनेटिक्स करना है। देखो, प्लांट फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है सीएसआईआर नेट के लिए, मगर एनिमल फिजियो से क्वेश्चन कम आता है, तो उसको ज्यादा टारगेट मत करो, ठीक। और यार इन सभी चैप्टर्स को पढ़ने के लिए आपको ये कवर करना पड़ेगा, हालांकि टफ लगता है मैं जानता हूं, बट इसको आपको कवर करना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको बायोमॉलिक्यूल का बेसिक नेचर तो होना ही चाहिए, तो वो आपको कवर करना होगा, ठीक है। तो क्या करो, पहले ये 6 सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर लो, ठीक है। और उसके बाद में 7th नंबर प्रायोरिटी दे सकते हो इकोलॉजी के साथ इवोल्यूशन को, हालांकि हम दोनों को एक ही मानेंगे, तो इकोलॉजी और इवोल्यूशन को आप यहां पे 7th नंबर पे प्रायोरिटी दे सकते हो। बाकी चीजों को जब ये कवर हो जाए उसके बाद कवर करना। देखो, सिलेबस बहुत बड़ा है, सब कुछ आता है, क्योंकि 440 मार्क्स में क्वेश्चन आना है भाई, तो पूरे क्वेश्चंस की वैरायटी आएगी, मगर हमको करना क्या है, स्क्रूटनिंग। आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को ढूंढो कि आपके नेट एग्जाम में उसके क्वेश्चन आए हैं कि नहीं, और उसी टॉपिक को आप बनाओ। आपको हर एक टॉपिक को पढ़ना नहीं है, और हर एक टॉपिक्स के क्वेश्चन आपसे बनेंगे भी नहीं, तो क्यों ना उसके पहले ही हम स्पेसिफिक हो जाए, ठीक है। तो बेटा आज जो भी मैंने आपको बताया है वो आपका बेसिक ओवरव्यू है अबाउट दी सीएसईआर नेट। यदि आप चाहते हो कि हर एक चैप्टर का आपको एक बढ़िया सा वीडियो कंटेंट बना के दें, आपको नोट्स प्रोवाइड करें, इवन ऐसा बना बुनाया कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल पे सुदेश सर बायोलॉजी एक चैनल है, जिसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में हमारा यूट्यूब चैनल, ताकि आपको हर एक वीडियो कंटेंट मिलते रहे, ठीक है। यदि आपका टारगेट है सीएसआईआर नेट एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो यहां आपको मिलेगा कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दी सीएसआईआर नेट एग्जाम इंक्लूडिंग अदर बायोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम। तो चलिए बेटा, मिलते हैं सेकेंड लेक्चर में, और ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं आऊंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कोई एक मेजर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, और आपको तैयारी कराएंगे फॉर दी सीएसआईआर नेट एनसीजी सेट। चलिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय।